तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी मैं आपको सुनाऊं और उसकी डिटेलिंग मैं जाऊं और बताऊं आपको, उससे पहले बहुत सारे ऐसे मेल आए जिसमें कुछ सवाल थे और एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी। हालांकि मैं इसको सुना रहा हूं आपको, लेकिन मेरी तरफ से कंफर्मेशन या कोई ऐसे अभी तक प्रूफ सबूत नहीं मिले जिससे मैं ठोक के कह सकूं कि ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी जोड़ी गई हैं जिसके बाद कम से कम सोचने को आदमी मजबूर हो जाता है। कोरोना वायरस को लेकर कल मैंने डिटेल में आपको बताया कैसे किस तरह से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक साजिश थी, महामारी नहीं थी। अब उसी से जुड़ी हुई एक दूसरी चीज़ है और वो है हैरान करने वाली बात। कहते हैं कि 2015 से ही इस कोरोना को लेके कुछ देश गुपचुप तरीके से कुछ तैयारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, कोरोना की टेस्टिंग जो किट्स थी, जो आजकल हम लोग देखते हैं, जो RT-PCR टेस्ट होता है और बाकी जो टेस्ट हो रहा है, कहते हैं कि 15 में ही कोरोना की टेस्टिंग किट की तैयारी शुरू हो गई थी। उसको बना दिया गया था और कई देशों में, कई शहरों में इसे भेज भी दिया गया था और उनमें से चीन भी एक है। तो सवाल ये है कि जो चीज़ 2019 में आई वो 5 साल पहले उसके बारे में आपको कैसे पता, और 5 साल पहले ही टेस्टिंग किट्स कैसे बनाने शुरू कर दिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको याद होगा अमेरिकी प्रेसिडेंट के मेडिकल एडवाइज़र हैं और ख़ासतौर पर ये जो महामारी होती है जितनी, इसके एक्सपर्ट्स डॉक्टर फॉची। डॉक्टर फॉची एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में इस तरह के वायरस, महामारी और इन सारी चीज़ों को लेकर। ये मैंने पहले भी, शायद मुझे याद है, पिछले साल मैंने जिक्र किया था इसका, डॉक्टर फॉची के बारे में। डॉक्टर फॉची ने जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे उस दौरान में एक भविष्यवाणी की थी और उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट के पहले टर्म के दौरान ही एक ज़बरदस्त महामारी आएगी और उसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। ये बात 2016-17 की है शायद, और उसके 2 साल के बाद कोरोना आता है। तो सवाल ये है कि डॉक्टर फॉची ने ये कैसे कहा था, उन्हें इसके बारे में कैसे जानकारी थी? क्योंकि कोरोना की अगर पूरी अब तक जो चीन दावा कर रहा है और बाकी चीज़ें, उसमें ये है कि 2019 सितंबर के बाद नवंबर तक पहला केस आया, वुहान के लैब से फैला और गलती से फैला, ये भी हुआ। लेकिन डॉक्टर फॉची 2 साल पहले ही और ये भी दावे के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के दौरान एक बहुत बड़ी महामारी आएगी जिससे बहुत गुजरना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, और ये उन्होंने दावा किया। तो उसको भी लेके सवाल है कि डॉक्टर फॉची को ये कैसे जानकारी थी। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इससे भी एक और गंभीर बात है। एक एजेंडा 21 के नाम से बहुत सारी जगहों पे, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कुछ अजीब सी बातें चल रही हैं। उसमें यह है कि काफ़ी वक्त से, जिसमें बिल गेट्स का भी नाम आ रहा है, अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है, कुछ बड़े दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, और कुछ के तो ऑफिशियल बाइट्स भी हैं बाकायदा कैमरे पर। उसमें है कि कैसे दुनिया की आबादी को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो संसाधन हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है, ग्लोबल वार्मिंग की जो बात आ रही है, उन लोगों का मानना है कि सारी चीज़ें इसलिए हैं कि इस धरती पे जितने इंसानों को होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इंसान इस धरती पर रह रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की कमी आ गई है। वो ये तो नहीं बात करते हैं कि कारखाना और उससे निकलने वाले जहर को या कारखाने को बंद किया जाए, उनका कहना है कि लोगों को कम किया जाए। तो उसमें एक बात, एक रिपोर्ट के हवाले से ये भी चल रही है कि दुनिया की आबादी को कम किया जाए। अब कम करने का तरीका आसान लफ्ज़ों में कहें तो क्या है? तो लोगों को समझाया जाए, आप बच्चे कम पैदा करें। हो सकता है आने वाले वक्त में ये भी हो सकते है कि कानून बना दें। कई देशों में ऐसा है कि अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे, या आपको बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पर यहाँ बात वो नहीं है। यहाँ ये है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी को कम किया जाए। अब ये आबादी कैसे कम होगी? बल्कि एक रिपोर्ट में तो ये है कि करीब इस वक्त जो दुनिया की आबादी है, इसमें से 90 से 95% कम कर दिया जाए। तो कम करने का तरीका फिर क्या? सामूहिक नरसंहार है, कत्लेआम है। अब कत्लेआम वैसे तो हो नहीं सकता, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
जैसे ये वायरस है। तो ये कोरोना वायरस, इसकी टेस्टिंग किट्स का 15 से ही तैयारी करना, 17 तक आ जाना, रखना, चीन से फैलना, चीन में ही कोरोना का कम असर होना, ये बहुत सारी चीज़ें शक और सवाल पैदा कर रही हैं कि क्या वाकई, और इसमें यूएन, यूनाइटेड नेशन को भी एक पार्टी बनाया गया। यूनाइटेड नेशन की मंच पे कई लोगों ने भाषण दिया कि दुनिया की आबादी को कम करना चाहिए। अब वहाँ से एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि इस आबादी को कम करने का तरीका क्या हो, लोगों को समझा कर कम करना है, या जो अभी दुनिया में मौजूदा आबादी है करीब 700-800 करोड़ के करीब आबादी है पूरी दुनिया की, तो उसको इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहस हुई कि बहुत सारे इस धरती पे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको ख़त्म कर दिया जाए, जो अमीर हैं, ताकतवर हैं, वही रहें। यहाँ तक कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, जिसमें अपने इंडिया भी आता है, जो विकसित देश नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे हैं, और बाकी जो गरीब देश हैं, तो वहाँ के लोगों की आबादी कम की जाए, क्या ये मतलब है? और क्या उसको कम करने के लिए इसी तरीके की साजिश, इसी तरीके के वायरस के जरिए लोगों को मारा जाए ताकि दुनिया की आबादी कम हो? ये एक गंभीर सवाल है, और जाहिर सी बात है कि इसका जवाब शायद बहुत ईमानदारी से कोई देगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसी कुछ साजिश है, तो वो बेनकाब होनी चाहिए। तो मुझे लगा सबसे पहले शुरुआत में आपको ये, चूंकि कई मेल आए थे, तो ये बताऊं। अब आते हैं, कुछ तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हैं, और वो तस्वीरें बेचैन करती हैं। शुरुआत हुई थी यूपी से, यूपी के हमीरपुर से। अचानक एक सुबह कुछ लोगों की नज़र पड़ी गंगा किनारे, और उन्होंने देखा कि लाशें तैरती हुई चली आ रही हैं। पहले लगा कि 1, 2, 3 लाशें होंगी, लेकिन वो दर्जनों के हिसाब से लाशें थी। फिर बहती नदी के साथ लाशें भी आगे बढ़ती गई, फिर दूसरे इलाके में देखी गई, तीसरे इलाके में देखी गई। उसके बाद कुछ अखबारों में तस्वीरें आई, सोशल मीडिया पे तस्वीरें और वीडियो आए, और फिर बातें शुरू हुई। कल उसके बाद अचानक अब बिहार की नदियों में लाशें देखने को मिली। बक्सर के पास करीब 40 से 44 लाशें तैरती हुई आई। कुछ लाशों के तो मंजर ये थे कि वो पानी के किनारे आकर अटक गई, और आसपास में कुत्ते और दूसरे जानवर भी वहां टहल रहे, ऊपर गिद्ध आसमान में मंडरा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं क्या? ये अचानक नदियों में लाशें कैसे तैर रही हैं, कैसे बह रही हैं? और पहले भी होता था, तो पहले तो कभी ऐसी खबर नहीं आई। अभी हाल में पिछले 8-10 दिन, हफ्ते भर के अंदर की बात है कि ये सारी चीजें आई। तो इसका सच क्या है? तो इसका सच बहुत डरावना है और बहुत दिल को कचोट देने वाला है। जिसका एक डर था, वो अब हमारे देश में हो रहा है। डर ये कि क्या गांव तक कोरोना पहुंचेगा, और अगर पहुंच गया गांव तक तो फिर क्या होगा? हमारे देश की 1.25 अरब से जो आबादी है, ज्यादा ही है 1.25 अरब से, उसकी करीब 65 से 70% आबादी गांव में बसती है। आंकड़ों के हिसाब से अगर जाएं तो 90 करोड़ लोग हिंदुस्तान के गांव में रहते हैं, और एक तरह से हिंदुस्तान ही गांव में बसता है। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, खेती बाड़ी इसी के ऊपर सब कुछ रहता है। लेकिन अगर कोरोना की बात करें, तो कोरोना जब आया तो पूरे देश में कोरोना के जो सेंटर्स बनाए गए थे कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए, तो हमारे देश में करीब 825 के करीब ऐसे कोरोना के सेंटर बनाए गए पूरे देश में, जहां पे इसका इलाज हो रहा था। अब अगर बात करें सिर्फ गांव की, तो इस 825 में से गांव में कोरोना के सेंटर पूरे देश के, जहां 90 करोड़ की आबादी बसती है, वहां सिर्फ और सिर्फ 63 कोरोना के इलाज के सेंटर है। अब आप ये देखिए कि 1.25 अरब की आबादी में से 70% की आबादी गांव में, 30% की आबादी शहरों में, 30% के लिए करीब कोरोना के इलाज के जो सेंटर्स हैं वो करीब 825 हैं। और इन 825 में से गांव के लिए, जहां पे अकेले 70 बल्कि 90 करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिए सिर्फ 63 कोरोना के सेंटर्स हैं जहां वो इलाज करा सकते हैं। अब अगर गांव में कोरोना घुस गया तो मंजर क्या होगा? और गांव में कोरोना घुस चुका है। पूरे इंडिया में इस वक्त करीब, जो हमारा गिनती होती है, सरकारी आंकड़े हैं, 6,49,481 गांव हैं, 6,49,481 विलेजेस। तो 6,49,481 गांव में करीब
90 करोड़ लोग रहते हैं। और कोरोना इस वक्त इन गांवों के हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब 700 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के केसेस आ चुके हैं और हर दिन के साथ ये बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च तक इसी साल कोरोना कुछ ही गांवों के अंदर पाए गए। उसका 1 महीना बीतता है, 8 अप्रैल आते आते कोरोना 100 गुना ज़्यादा गांवों में दाखिल हो चुका था। और उसके बाद मई आता है और 10 मई तक का जो डेटा है वो ये है कि हिंदुस्तान के लगभग सारे गांव कहीं ना कहीं कोरोना के कोई ना कोई केस आ गए। और इनमें सबसे जो बुरी हालत है वो है यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बल्कि असम के कुछ इलाके, ये वो हैं जहां पे सबसे ज्यादा गांव में कोरोना ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। अब गांव की आबादी आपको बता दी कि कितने लोग रहते हैं, गांव में कोरोना के सेंटर्स कितने हैं ये भी आपको मालूम है। अब गांव के अस्पताल का आपको सिर्फ बता कि कोरोना के इलाज के लिए 63 सेंटर हैं पूरे देश के 90 करोड़ की आबादी के लिए। अकेले यूपी में करीब 15 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। और सिर्फ इमेजिन कीजिए कि अगर इनमें से 1% लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, तो करीब 15 करोड़ों में से 15 लाख हुए। इनका इलाज कहां से होगा? गांव में अस्पताल नहीं। शहर में तो चलिए जुगत और जुगाड़ के जरिए कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन भी मिल जाता है, वेंटिलेटर भी मिल रहा है। गांव में तो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड के बारे में आप सोच के भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं नहीं। पहली चीज़, अगर रिकॉर्ड पे ही देखें तो हमारे हिंदुस्तान की जो शहरी आबादी है, जो शहर में रहती है, उस आबादी के लिए हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर करीब 1200 बेड्स हैं। 10 लाख शहर में रहने वाली आबादी के ऊपर 1200 अस्पतालों में बेड है। और अगर यही बात मैं गांव की करें तो हर 10 लाख की आबादी पर गांव में सिर्फ और सिर्फ 318 बेड है। तो 1200 शहरों के लिए, और जबकि गांव में 90 करोड़ की आबादी बसती है, वहां के लिए सिर्फ 318, शहर के लिए फिर भी 1200 है। गांव में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाना, रिफिल कराना, ये कभी सोचा ही नहीं है, इसलिए कभी कोई इंतजाम नहीं हुए। और यही वजह है कि गांव में जब कोरोना दाखिल हुआ उसके बाद से आलम यह है और सच्चाई ये है, जो शायद मीडिया में भी नहीं आ रही, वो ये कि जितनी मौत अस्पताल और सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा घरों में हो रही, गांव में हो रही। और उसकी एक वजह यह है कि गांव में आज भी लोगों का ये मानना है कि अगर उन्हें बुखार हुआ, उनको खांसी आ रही है, तो वो ज़्यादातर देसी इलाज पे ही डिपेंडेंट है। उनका मालूम है कि मामूली बुखार है, हमेशा आता, अभी ठीक हो जाएगा, तो वो ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना जांच करा रहे हैं। सरकार को भी जांच कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो जितना टेस्ट कराएगी केसेस उतने बढ़ेंगे। और हर सरकार, हर स्टेट ये दिखाना चाहती है कि उसके यहाँ केसेस अब कम हो रहे हैं, मामला ठीक हो रहा, मौतें कम हो रही हैं, बीमार लोग कम पड़ रहे हैं। इस चक्कर में आम लोग मारे जा रहे हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही पंचायत चुनाव यूपी में खत्म हुआ, 2 मई को नतीजे आए, उसके बाद अचानक कोरोना का कहर टूट पड़ा। जो इलेक्शन में भीड़ थी वो सब अपने अपने घरों को लौटे और उन सब ने कोरोना बांटना शुरू कर दिया। और अब नतीजा ये है कि गांव गांव में, हर गांव से मौत की खबरें आ रही है। आलम यह हो गया कि गांव, चूंकि जब आपके पास बेसिक संसाधन नहीं है तो आप वहां पे बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान और शमशान की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो उनके शमशान की भी एक क्षमता है, कब्रिस्तान की भी एक क्षमता है। और यही वजह है कि जब मौत होने लगी और लोग भी डरने लगे उसके बाद कि ये पता नहीं कोरोना से मरा है, इसका कैसे संस्कार करूं, हमें भी हो जाएगा। इसके अलावा अब मौत भी बहुत महंगी हो गई है। लोग जब ज़्यादा मरने लगे तो लकड़ियों के दाम बढ़ गए, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, फीस ज़्यादा हो गए। अब एक आम गरीब आदमी जो जीते जी जिंदगी से जद्दोजहद करता है, मौत भी उसके लिए भारी है कि इतने पैसे कहाँ से लाए। तो उसी का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने, और दूसरा किसी ने साथ नहीं दिया, सरकार भी साथ नहीं दे रही है, 4 अदद
जो चार पाए होते हैं अर्थी के, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में गरीब गांव के लोग क्या करें? तो उन्होंने आसान रास्ता चुना। दिल पे पत्थर रखकर अपनों का उन्होंने जो लाशें थी वो नदियों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। हालांकि रस्म के हिसाब से मौत के बाद अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद जो अस्थियां हैं वो नदियों में प्रवाहित की जाती हैं। लेकिन यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्थियां नहीं, पूरी की पूरी लाश को नदियों में लोग बहा रहे हैं और यही लाश बहते बहते मीलों का सफर तय कर रही है। और यही हमीरपुर से शुरू हुआ और जब बक्सर में पहुंचा तो बक्सर के एडमिनिस्ट्रेशन का आप सुनिए आलम, कि जब वहाँ लाशें पहुंची तो हड़कंप मच गया एडमिनिस्ट्रेशन में, कितना क्या हुआ, लोग आए सब। तो वो दलील दे रहे हैं कि ये लाशें असल में हमारे इलाके की नहीं, ये तो यूपी से बह के यहाँ आ रही है। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट को ब्लेम कर रहा है और यहीं पे अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग इतने मजबूर हो गए, पैसे नहीं है, जगह नहीं है, शमशान में जलाने वाला कोई नहीं है, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है, कंधा देने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो क्या करें? तो बस वो ये कर रहे हैं कि इन लाशों को सबसे आसान तरीका है दिल पे पत्थर रखकर कि चलो गंगा जी में इसको प्रवाहित करने, कम से कम आत्मा को शांति मिलेगी। जो अपने हिसाब से वो रीति रिवाज कर सकते हैं, उनमें से पता नहीं कितनों ने किया भी कि नहीं किया, मजबूरी है। लेकिन वो लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं, किनारे लगा रहे हैं। और यही चीज़ पानी की शक्ल में ये लाशें जो तैरती भी ये अब दिखाई दे रही है। और ये शायद सबसे सोगवार, सबसे अफसोसनाक तस्वीरें हैं कि ज़िंदगी ने ऐसा मंजर दिखाया है कि अब लाशें पानी पर तैर रही हैं बिना अंतिम संस्कार के। अब यहीं पे एक सवाल ये भी उठा कि अगर ये कोरोना के मरीज हैं और इनकी लाशें पानी पे तैर रही हैं तो क्या इससे पानी भी संक्रमित नहीं हो रहा है, पानी इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है? इसको लेके हालांकि एक रुड़की IIT ने भी एक रिसर्च किया था और कई जगहों से और भी, और उनकी रिपोर्ट ये थी कि जो कुंभ में बहुत सारे श्रद्धालु आए थे उसमें बहुत सारे पॉजिटिव थे और उसकी वजह से पानी भी जो है वो पॉल्यूटेड हुआ है। तो क्या ये पानी खतरा है लोगों के लिए? क्योंकि उसमें पॉजिटिव जो कोरोना से पाए जा रहे हैं वो भी डुबकी लगा रहे हैं, जो कोरोना से जिनकी मौत हुई उनकी लाशें पानी में तैर रही हैं। और क्या इन नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन गांव में सबसे ज़्यादा खतरा है इसको लेकर? इस पर भी एक सवाल उठ रहा है और बल्कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में ये मामला उठा भी था। हालांकि उस पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चूंकि नदियों का पानी बहता हुआ पानी होता है तो अगर वो पॉल्यूटेड हुआ भी, संक्रमित हुआ भी, तो वो एक जगह टिका नहीं बल्कि वो आगे चला जा रहा है। तो हो सकता है कुछ मीटर के दायरे में तो उस वक्त तक, उस देर के लिए वो पानी संक्रमित हो सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए नहीं। हालांकि ये रिसर्च की बात है, रिसर्च में क्या सामने आता वो नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल एक नई परेशानी ये हो गई है कि जिस तादाद में मौतें हो रही गांव में, उसने नदियों में लाशों की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। और यहीं से एक डर अब आ गया है, वो ये कि शहरों में तो चलिए किसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, हाथ पैर जोड़ के भागते हुए, यहाँ आपको पता ऑक्सीजन क्या है, वेंटिलेटर क्या है, जान पहचान के थ्रू। गांव में ज़्यादातर लोगों को तो जानकारी भी नहीं है, उनके लिए ऑक्सीजन भी नई चीज़ है, उनके लिए वेंटिलेटर का तो मालूम ही नहीं कि क्या होता है, रेमडेसिविर की आप बात ही ना करें, और टेस्टिंग का मतलब नहीं है। तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो मतलब बिना टेस्टिंग के ये जाने हुए कि वो किस बीमारी के शिकार हैं और उनकी मौत हो रही है, और सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है टेस्टिंग कराकर, क्योंकि आप टेस्टिंग कराएंगे तो आंकड़े बढ़ेंगे। और इस तरह गांव के जो भोले भाले लोग हैं, इस अनजान बीमारी से उनकी जान जा रही है। और अब खौफ इतना हो गया है कि हर गांव में लोग, जैसे पहले शहर के लोग, शहरों में कोरोना फैल रहा था तो गांव का रुख करते थे कि चलो जो जिन जिन के अपने गांव से रिश्ता है, या बहुत लोग जो ऐसे भी लोग थे जो भूल चुके थे गांव को, उन्होंने भी कहा जान बचाने के लिए गांव की हवा सही है, वहीं चलते हैं। तो बाहरी लोग भी पहुंचे। लेकिन अब गांव के लोगों को भी इतना वो हो चुका है कि वो बाहरी लोगों को अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं कि आप कोरोना लेकर आओगे। यूपी में तो पंचायत चुनाव ने कोरोना बांट दिया। बिहार की भी हालत बदतर है गांव की, और उसकी वजह यह है कि बिहार में चुनाव बेशक नहीं था पंचायत का, बट जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ अभी, और अलग अलग स्टेट किस्तों में लॉकडाउन लगा रहा है, तो बिहार के जो कामकाजी लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। तो वो सब जब कोरोना थोड़ा सा कम हुआ, वापस अपने अपने काम पर लौट गए थे अलग अलग राज्य में। अब जब तो कोरोना दोबारा आया और लॉकडाउन की सुगबुगाहट आई, तो उन्हें फिर 2020 याद आ गया कि पता नहीं गांव लौटने के लिए हजार हजार किलोमीटर पैदल ना चलना पड़े।
तो उन्होंने वापस पलटना शुरू किया, वापस भागना शुरू किया, और वो अलग अलग राज्यों से सब होते हुए वापस बिहार को कूच कर गए, और अलग अलग इनमें से बहुत सारे लोग अपने साथ कोरोना लेकर गांव पहुंच गए, और यही वजह है कि अब बिहार के बहुत सारे गांव भी कोरोना की चपेट में आ गए। अब सरकार इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, और सबसे मुश्किल काम यह है कि कोरोना में जिस तेज़ी से लंग इन्फेक्टेड हो रहा है, वहाँ पे वक्त भी नहीं है कि आप बहुत लंबा उनको इंतज़ार करवाएं, और मेडिकल फैसिलिटी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसे में, और ऑक्सीजन की किल्लत तो बड़े बड़े शहरों में, देश की राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को निगरानी करनी पड़ रही है। भैया 700 मीट्रिक टन आज ऑक्सीजन मिला, कल कितना मिला, यहाँ तो ये गिनती हो रही है। गाँव का कौन माई बाप है जो पूछेगा कितना तुमको ऑक्सीजन मिला, रेमडेसिविर तुमको कौन दे रहा है, नहीं दे रहा है, वेंटिलेटर तो खैर भूल ही जाइए, दूर की बात है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर ऐसे में इस कोरोना को वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया और गांव में ये इसी तेज़ी से फैला, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, और सरकार को इसको अभी से सोचना पड़ेगा। इसके लिए एनजीओज, अलग अलग जो दूसरे संगठन हैं, उनकी मदद लेनी होगी, उनके ज़रिए गांव तक पहुंचना होगा। गांव के लिए ऑक्सीजन और गांव के लिए रेमडेसिविर से लेके बाकी ज़रूरी दवाओं, उसका इमरजेंसी इंतज़ाम करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीनेशन को लेकर गांव में तेज़ी लानी होगी। अब तक क्या होता है कि दिखाने के लिए शहरों में सभी डेटा दे देते हैं अपने अपने, हमने ये किया, हमने इतने दिन में कर देंगे। गांव का कोई पूछने वाला नहीं है। तो गांव में वैक्सीनेशन एक तो मुश्किल काम है, आपको दूर दूर दराज में जाके वैक्सीनेशन करना है। एक ख़ास तापमान पे आपका वैक्सीन रखा जाता है, फिर ले जाते हैं, लगाते हैं। तब गांव में कैसे ये वैक्सीनेशन होगी, और कम वक्त में, क्योंकि तीसरे लहर की बात होगी अक्टूबर नवंबर तक आएगा, तो उस कम वक्त में कैसे होगा। मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, एक मैं भूल रहा हूँ, वो कोई डॉक्टर हैं या कोई और एक्सपर्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी बड़ी अच्छी कहीं मुझे लाइन किसी ने बताई, बल्कि एक आइडिया बताया वैक्सीनेशन का, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं ज़मीन पे ये कितना कारगर साबित होगा और कितना कामयाब होगा, लेकिन आइडिया के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो शायद कामयाब हो। बात ये हुई कि गांव-गांव में वैक्सीनेशन करना कितना मुश्किल काम है, कैसे होगा और कम वक्त में कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की एक सोच है, खासतौर पर जो गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग जो रहते हैं, उनके गाँव के उनके हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से, उनके तरीके से अगर हम काम करें तो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तो उनका आइडिया ये था कि गांव में अगर वैक्सीनेशन करवानी है, बड़े पैमाने पे करवानी है और जल्दी करवानी है, तो आपको याद होगा बहुत सारे आप भी लोग, बल्कि सभी, मेरा मानना है, गांव और छोटी छोटी जगहों पे रहे होंगे, बल्कि अब तो शहरों में भी आइसक्रीम का ठेला आपने देखा होगा, आइसक्रीम वाला आता है और वो आइसक्रीम बेचता है, एक जिसके अंदर आइसक्रीम होता है। वो पहले 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये का भी आइसक्रीम मिलता था। अब तो खैर बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये सारे ठेले वाले को भी अपने कब्जे में ले रखा है। तो आइसक्रीम वाला जो होता है गांव में अभी भी आता है और आइसक्रीम बेचता है रंग बिरंग का। तो उनका कहना था कि ये जो वैक्सीनेशन है, अगर इसको इस आइसक्रीम के ठेले के साथ इसको जोड़ दिया जाए और गांव-गांव, गली-गली में इसको घुमा दिया जाए, तो बहुत तेज़ी से लोगों की वैक्सीनेशन होगी। उसकी वजह ये है कि आप गली-गली में आइसक्रीम का आप ठेला ले आ सकते हो, उस ठेले का आप अपने मेडिकल साइंस और उसके वैक्सीनेशन की सुरक्षा के हिसाब से तैयारी कर लीजिए कि एक आइसक्रीम के उस गाड़ी में कितनी वैक्सीन आ सकती है। उसके अंदर वैसे ही आइस और बाकी चीज़ें, तो आप उसका टेम्परेचर जो है वो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि इन सारी चीज़ों के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें हों, एक ख़ास तापमान है, आप उसको आइस के ज़रिए या किसी और के ज़रिए, अगर हो सकता, पॉसिबल ही है ये, तो वो किया जा सकता है। लेकिन ये मुझे लगा कि अगर इस तरीके से हम आइसक्रीम के ठेले के ज़रिए भी गाँव-गाँव घुमा कर लोगों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी जाए और लगाया जाए और इन लोगों के साथ टाई अप किया जाए, तो वाकई बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हो सकता है। हर आइडिया अपने आप में कभी ना कभी थोड़ा सा शुरू में लगता है कि अजीब सी बात है, लेकिन अगर आप गहराई में सोचें तो ऐसी कोई गली गांव की नहीं होती जहां आइसक्रीम वाला नहीं घूमता है। तब सोचिए कि उस आइसक्रीम वाले के साथ वैक्सीन जा रहा है और गली गली में, घर घर में वो आइसक्रीम बेचने की बजाय वैक्सीन लगा रहा है, तो कितनी तेज़ी और जल्दी से वैक्सीनेशन का काम हो सकता है। हाँ, अगर वैक्सीन इतनी जल्दी मिले तो, उत्पादन हो तो, क्योंकि अभी तो बहुत सारे शहर वैक्सीन के लिए ही रो रहे हैं। पर दुआ है, चाहे तरीका कोई सा भी हो, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, क्योंकि इस कोरोना को मारने का फ़िलहाल मुझे लगता है कि और दूसरा कोई उपाय है नहीं वैक्सीनेशन के अलावा। इस वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है कोरोना हो, लेकिन लोगों को इस तरह जान न जाए, लोगों की लाशें इस तरह पानी में तैरती न नज़र आएँ और
हालात बेहतर। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले एक हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर, उन्होंने बड़ी शिकायत भी की थी और भूल भी गया था। विजय जैब साहब हैं, इनकी वाइफ, उनका बर्थडे है और बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और हमेशा अच्छे रहें, यही दुआ है मेरी। तो बेबी जैफ ये इनका नाम है, तो हैप्पी बर्थडे। और कुछ लोगों ने मेल लिखा था, कुछ सुझाव भी दिए थे, और कल की कहानी को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कही थी, तो मैंने कुछ नोट किया है, फ्री होकर आपको ज़रूर उसका सबका जवाब भी दूंगा और बताऊंगा भी। युगराव श्रेष्ठा हैं, संतोष पटेल हैं, अमरदीप हैं, राजेश हैं, पद्मिनी हैं, दीपक हैं, प्रशांत यादव, देव असोपा, आदित्य गुप्ता, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद कफील शेख, नबील, सचिन यादव, मोहम्मद नदीम, विकास शर्मा, रमन के मिश्रा, हेमा सिंह, वेद प्रकाश पांडे, यशी श्रीवास्तव, इसके अलावा अरविंद सेठी, सोमनाथ गोस्वामी, संध्या नारायण, हर्ष यादव, केतन देवीपुत्र, ऋचा लोढ़ी, जीशान शेख, धवल वैद्य, मोहम्मद इमरान, फैजल मिर्ज़ा, इसके अलावा सरबजीत सिंह नीदरलैंड से हैं। इन्होंने बड़ी मार्मिक मेल लिखा है, कैसे ये खाली हाथ विदेश गए थे एक बार बड़ी मुश्किल से, फिर वहाँ इनको एक लड़की से प्यार हुआ जो सूरीनाम की थी, उसके बाद दोनों की शादी हुई, अब इनके 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम जो है वो रैंडी सिंह है, 15 साल का, दूसरे का करण सिंह है, और ये इन्होंने बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं। तो थैंक यू सरबजीत सिंह जी, आपकी इस मेल के लिए, दिल को छू गया था। आप लोग हमेशा अच्छे रहें, आपकी फैमिली अच्छी रहे। फजल मिर्ज़ा हैं, बिशनजीत भट्टाचार्य जी हैं, और पूर्वी मेहता हैं, जिन्होंने ये कहा था कि आज आप लाशों की ये पानी पे तैरती हुई कहानी सुना रहे हैं कि नहीं। सोनम दोलकर हैं, शोभित शर्मा हैं, लक्ष्य हैं, जय अग्रवाल हैं, निखिल प्रजापति हैं, राकेश जैन हैं, योगेश हैं, उस्मान अंसारी हैं, राम प्रताप वर्मा हैं, विक्रम चौधरी हैं, प्रभजोत सिंह, सोमवीर सिंह रोहिल्ला, शशांक शेखर पांडा, अंकुश एम, मैंगाला, कन्हैया, अनिरुद्ध के त्यागी, दीपेश श्रीवास्तव, हरजीत चहल, धर्मेंद्र सिंह संधू, आरती चौहान, वासे यहिया, सतीश शर्मा और शिवेश सिंह। तो थैंक यू। आप में से कई लोगों ने कुछ कहानी की भी फरमाइश की है, वो ज़रूर सुनाता हूँ। फिर एक बार यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा अच्छे रहिए, यही दुआ है मेरी। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।